नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल फॉर योर सक्सेस में। दोस्तों, घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन के आपने हमारे जनवरी से लेकर अगस्त 2021 के संस्करण के एमसीक्यूज, सार संग्रह, मास्टर वीडियो और टॉपिक वाइज वीडियो आपने देख लिए होंगे। अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो इस आई बटन पे आप यहाँ क्लिक करके उन सभी वीडियोस को जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में आपके लिए घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन के सितंबर 2021 के संस्करण में से टॉप इंपॉर्टेंट 85 एमसीक्यूज का वीडियो आपको लेकर आए हैं, जो आपके जो भी आने वाले एग्जाम्स होंगे इस मंथ के बाद में उन सब के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। फ्रेंड्स, इसमें आपको एक चीज़ समझ लेनी है कि सितंबर 2021 का जो ये एडिशन है या संस्करण है इस मैगजीन का, इसके अंदर हमने जुलाई महीने का पूरा कवर किया है करंट अफेयर को, और अगस्त के 8 तारीख तक के जो भी इसमें करंट अफेयर थे उन सबको हमने इसमें कवर किया है इस वीडियो में। ठीक है, तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगा आपके लिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे जब भी अगला वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने इसमें ओलंपिक के क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि हाल ही में टोक्यो ओलंपिक समाप्त हुआ है 8 अगस्त को, तो हमने ज़्यादा इसमें ओलंपिक के क्वेश्चन को इसमें सेलेक्ट किया है ताकि आपके जो भी आने वाले एग्जाम्स हो उसके अंदर आपका कोई भी क्वेश्चन ओलंपिक से मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन आज का बनता है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में रवि कुमार दहिया ने रजत पदक जीता है, यानी कि सिल्वर मेडल जीता है उन्होंने। उनका संबंध किस खेल से है? यहाँ पे इनका फोटो देख सकते हैं, रवि कुमार दहिया, और इनका संबंध है, राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, कुश्ती से, यानी कि रेसलिंग से संबंधित है ये, और इन हाल ही में रजत पदक इन्होंने जीता है टोक्यो ओलंपिक में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इनके बारे में। भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने पुरुषों के इसमें इन्होंने 57 किलोग्राम वर्ग के फ्री स्टाइल कुश्ती में इन्होंने हाल ही में रजत पदक जीता है। उन्होंने जवूर युगेव को हराकर, जो कि रसिया के खिलाड़ी थे, उनको हराकर रजत पदक जीता है। टोक्यो ओलंपिक में भारत का यह उस टाइम का 5वां पदक था, लेकिन भारत ने कुल 7 पदक जीत लिए थे इस टोक्यो ओलंपिक में। ओके, और इस अभियान का टोक्यो ओलंपिक का दूसरा रजत पदक था। इससे पहले मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता था। इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है कि रवि कुमार दहिया किस राज्य के रहने वाले हैं? तो वह ये हरियाणा के राज्य के रहने वाले हैं रवि कुमार दहिया। ठीक है, इसके अलावा रवि कुमार दहिया, केडी जाधव, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, साक्षी मलिक ओलंपिक पोडियम पर पहुंचने वाले अभी 5वें भारतीय बन गए हैं रवि कुमार दहिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता है, उनका संबंध किस खेल से है? इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता है मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में, ये इनका फोटो है। इनका संबंध किस खेल से है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारोत्तोलन, यानी कि वेट लिफ्टिंग। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि ये मीराबाई चानू किस राज्य की रहने वाली हैं? तो मणिपुर की रहने वाली हैं मीराबाई चानू, और इन्होंने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता है। किस वर्ग में जीता है? तो 49 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने जीता है रजत पदक 2020 के टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, और मीराबाई चानू महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में 202 किलोग्राम भार उठाने के बाद सफल रही थी, और कर्णम मल्लेश्वरी के बाद ओलंपिक पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय भारोत्तोलक बन गई हैं। मीराबाई चानू ने क्लीन एंड जर्क में 115 किलोग्राम की सफल लिफ्ट के साथ एक नया ओलंपिक रिकॉर्ड दर्ज किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता था। उनका संबंध किस खेल से है? ये स्क्रीन पे इनका फोटो देख सकते हैं। तो ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन्होंने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुक्केबाजी, यानी कि बॉक्सिंग से संबंधित है लवलीना बोरगोहेन, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इनके बारे में। भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने स्वर्ण पदक के फाइनल मैच में पहुंचने में नाकाम रही थी, और उसके बाद उन्होंने कांस्य पदक से इनको संतोष करना पड़ा था। यह भारत का मौजूदा टोक्यो ओलंपिक में उस समय का तीसरा ओलंपिक पदक था, जबकि भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं इस टोक्यो ओलंपिक में। वह 2020 में महिलाओं के वेल्टर वेट यानी 69 किलोग्राम वर्ग में सेमीफाइनल में सर्वसम्मत निर्णय से तुर्की के बुसेनाज सुरमेनेली को हराया था उन्होंने। और अगर इनसे पूछा जाए कि ये किस राज्य की रहने वाली थी, तो असम की रहने वाली हैं लवलीना बोरगोहेन, जो कि एक वहाँ गांव है गोलाघाट, वहाँ का जिला है, वहाँ की रहने वाली हैं, असम के गोलाघाट की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? पीवी सिंधु, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, कांस्य पदक, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है पीवी सिंधु ने। ये स्क्रीन पे इनका फोटो देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने 1 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। इस जीत के साथ ही पीवी सिंधु व्यक्तिगत स्पर्धाओं में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बन चुकी हैं जिन्होंने 2 ओलंपिक पदक जीते हों।
एवं एकमात्र दूसरी भारतीय एथलीट बनकर इतिहास उन्होंने रच दिया है। इससे पहले उन्होंने 2016 में रियो ओलंपिक में महिला के एकल बैडमिंटन में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता था, और इस वर्ष 2020 टोक्यो ओलंपिक में इनको कांस्य पदक मिला है। तो इस हिसाब से ये पहली भारतीय महिला बन की हैं जिन्होंने की 2 व्यक्तिगत स्पर्धाओं में ओलंपिक पदक जीता हो। ठीक है, और इसके अलावा एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये किस राज्य की रहने वाली है, तो आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 वर्षों के बाद ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? 41 वर्षों के बाद इंडियन मेंस हॉकी टीम के द्वारा। ये आप स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं इनका। राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन सी, कांस्य पदक जीता है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 वर्षों के बाद। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को हराकर 41 साल में अपना पहला ओलंपिक पदक जीता। 41 साल के बाद भारत ने टोक्यो ओलंपिक में जर्मनी को 5-4 से हराकर पुरुष हॉकी में कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक जीतने से पहले भारत आखिरी बार 1980 में ओलंपिक पोडियम पर चढ़ा था, तब उन्होंने खेलों में अपना 8वां स्वर्ण जीता था। इसके अलावा पॉइंट बनता है, भारतीय हॉकी टीम विश्व में अभी 4थे स्थान पर है, और कप्तान कौन है हॉकी टीम के? मनप्रीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजरंग पूनिया ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? बजरंग पूनिया, ये स्क्रीन पे इनका फोटो आप देख सकते हैं, बजरंग पूनिया। राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन सी, कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है बजरंग पूनिया ने। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, किस खेल में जीता है? तो इन्होंने कुश्ती में जीता था। भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया ने पुरुषों की फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में, कौन से वर्ग में? 65 किलोग्राम वर्ग में कजाकिस्तान की दौलत नियाज बेकोव को हराकर 8-0 से जीत के बाद ओलंपिक कुश्ती में कांस्य पदक उन्होंने अपने नाम किया था। इसके अलावा केडी जाधव, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, साक्षी मलिक, रवि कुमार दहिया के बाद अब ओलंपिक पोडियम पर चढ़ने वाले भारत के 6ठे भारतीय पहलवान बन चुके हैं। इसके अलावा 2012 के लंदन ओलंपिक के बाद यह दूसरा मौका है जब 2 भारतीय पहलवानों ने एक ही खेलों में पदक जीते हो। नेक्स्ट पॉइंट, टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। गोल्ड इन्होंने जीता है इसमें। तो इनका संबंध किस खेल से है? नीरज चोपड़ा। राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन सी हो जाएगा, भाला फेंक, जिसे इंग्लिश में जेवलिन थ्रो कहते हैं। इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है नीरज चोपड़ा ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुल भारत ने यहाँ पर 7 मेडल जीते हैं इस टोक्यो ओलंपिक में। अगर आप सबके बारे में आपको बताया जाए तो देखिए, सबसे पहले मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन में सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पे पीवी सिंधु ने जीता था मेडल बैडमिंटन में, ब्रॉन्ज मेडल, आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। बोर्गेना लोवलिन, इन्होंने बॉक्सिंग में जीता था ब्रॉन्ज मेडल, असम की रहने वाली है। मेंस हॉकी टीम ने हॉकी में जीता है ब्रॉन्ज मेडल। इसके अलावा रवि कुमार दहिया, जिन्होंने कि रेसलिंग यानी कि कुश्ती में रजत पदक जीता है, हरियाणा के रहने वाले हैं। बजरंग पूनिया, इन्होंने भी रेसलिंग में यानी कुश्ती में सिल्वर मेडल, रजत पदक जीता है, हरियाणा के रहने वाले हैं। और सबसे लास्ट में भारत के नीरज चोपड़ा ने भारत को गोल्ड दिलवाया था इसमें जेवलिन थ्रो के अंदर, स्वर्ण पदक, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं। इस हिसाब से भारत का यह 7 पदक इस ओलंपिक में भारत ने जीत लिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के विशेष अतिथि कौन होंगे? 15 अगस्त के जो स्वतंत्रता दिवस होगा भारत का, वहाँ के विशिष्ट अतिथि कौन होंगे? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय ओलंपिक दल। जो भारतीय ओलंपिक दल था वो पूरा स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में सम्मिलित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए भारत के ओलंपिक दल को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। भारत का प्रतिनिधित्व 228 मजबूत दल के द्वारा किया गया था, और जिसमें टोक्यो ओलंपिक में 120 एथलीट शामिल हैं। और पीएम नरेंद्र मोदी ने पूरे आयोजनों में ओलंपियनों को समर्थन और प्रोत्साहन भी समय समय पर करते रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पहला प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कार किसे मिला है? प्रोफेसर CR राव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, उपयुक्त दोनों यानी कि जगदीश भगवती और C रंगाराजन, दोनों को ही संयुक्त रूप से प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कार दिया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, इंडियन इकोनॉमिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कारों के लिए 2 प्रसिद्ध आर्थिक विद्वानों का चयन उसमें किया गया है, जिसमें पहले हैं भगवती, जो कि कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र, कानून और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर हैं। उसके अलावा C रंगाराजन, जो कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं।
और भारतीय रिजर्व बैंक के भी पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। दोनों को ही संयुक्त रूप से पहला प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कार दिया गया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने रीप्रोग्रामेबल सैटेलाइट लॉन्च किया है? रीप्रोग्रामेबल सैटेलाइट, राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन सी, ESA। ESA का फुल फॉर्म क्या होता है, आगे देखते हैं इसमें हम। ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ने फ्रेंच गुयाना के एरियन 5 रॉकेट पर सवार होकर अंतरिक्ष में दुनिया का पहला वाणिज्यिक पुनः प्रोग्राम करने योग्य उपग्रह, पुनः प्रोग्राम जिसके यानी कह सकते हैं अपन रीप्रोग्रामेबल सैटेलाइट, जिसको हाल ही में लॉन्च किया है। यह पूरी तरह से लचीला सॉफ्टवेयर है जो कि परिभाषित उपग्रह है और उपग्रहों को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की साझेदारी के तहत उपग्रह ऑपरेटर यूटेलसेट और सरे सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के साथ इसको विकसित किया गया है। तो हाल ही में रीप्रोग्रामेबल सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, टोक्यो ओलंपिक का थीम सॉन्ग कर दे कमाल तू किसने लॉन्च किया है? कर दे कमाल तू, जो कि पैरा ओलंपिक थीम सॉन्ग है। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी राइट होगा, अनुराग ठाकुर। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इनका फोटो। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा नई दिल्ली में भारतीय पैरा ओलंपिक दल के लिए थीम सॉन्ग को उन्होंने शुभारंभ किया है। गाने का नाम है कर दे कमाल तू। गाने के संगीतकार और गायक कौन है? संजीव सिंह, जो कि लखनऊ के एक दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी हैं। इन्होंने इस गीत को बनाया है और गाया है। 24 अगस्त 2021 से टोक्यो में शुरू होने वाले पैरा ओलंपिक खेलों में 9 खेल अनुशासन के 54 पैरा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। जैसे ही टोक्यो ओलंपिक खत्म हुआ है 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त के बाद में, और उसके बाद अब 24 अगस्त से टोक्यो पैरा ओलंपिक शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, टोक्यो ओलंपिक में पुरुष एकल टेनिस में स्वर्ण पदक किसने जीता है? टेनिस की स्पर्धा में पुरुष एकल स्वर्ण पदक किसने जीता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर ज़्वेरेव। इनका फोटो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जिन्होंने कि टेनिस में स्वर्ण पदक जीता है। जर्मनी के खिलाड़ी हैं अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने हाल ही में रूस के कारेन खचानोव को 6-3 और 6-1 से हराकर टोक्यो ओलंपिक में पुरुष एकल का स्वर्ण पदक उन्होंने जीते हैं। वह एकल ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाले पहले जर्मनी के खिलाड़ी बन गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला शहर कौन बना है? 100% कोविड-19 टीकाकरण, 100% कोविड-19 वैक्सीनेशन किया गया है। आंसर इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, भुवनेश्वर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भुवनेश्वर ने 100% कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। भुवनेश्वर नगर निगम ने कोविड-19 के खिलाफ बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान को शुरू किया था और उनके पास लगभग 9 लाख लोगों का रिकॉर्ड था जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर थी, और उन सभी का टीकाकरण उन्होंने कर लिया है और पहला भारतीय शहर बना है 100% कोविड-19 वैक्सीनेशन करने वाला। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? नवीन पटनायक, और राज्यपाल वहाँ के हैं गणेशी लाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में म्यांमार के अंतरिम प्रधानमंत्री बनने वाले सेना प्रमुख का क्या नाम है? जो कि हाल ही में म्यांमार के अंतरिम प्रधानमंत्री बने हैं। ये स्क्रीन पे इनका फोटो देख सकते हैं। आंसर इसका राइट है ऑप्शन बी, मिन आंग हलेंग इनका नाम है, जो कि म्यांमार के प्रधानमंत्री बने हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, म्यांमार सेना के प्रमुख वरिष्ठ जनरल मिन आंग हलेंग ने देश के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। वह राज्य प्रशासन परिषद के अध्यक्ष भी हैं और जो 1 फरवरी 2021 से म्यांमार में तख्ता पलट के बाद म्यांमार के सरकार के कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। मिन आंग हलेंग जो कि मार्च 2011 से म्यांमार के रक्षा सेवाओं के कमांडर इन चीफ भी हैं, और हलेंग ने 2023 तक चुनाव कराने का संकल्प भी लिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में लॉन्च ई रूपी से संबंधित कौन सा कथन सही है? ई रूपी, आंसर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी जो भी ऊपर दे रखे हैं वो सभी सही हैं। इसमें पहला पॉइंट इसमें है 2 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसको लॉन्च किया था, सही है। यह एक QR कोड और SMS स्ट्रिंग आधारित ई वाउचर है। और तीसरा ये भी सही है, यह NPCI ने अपने UPI प्लेटफॉर्म पर इसको विकसित किया है, ई रूपी को। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, 2 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई रूपी को लॉन्च किया है। यह डिजिटल भुगतान के लिए कैशलेस और संपर्क रहित माध्यम होगा। इसमें QR कोड और
एसएमएस स्ट्रिंग आधारित ई वाउचर है जिसे लाभार्थियों के मोबाइल पर पहुंचाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया है? मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, मुस्लिम व्यूमन राइट्स डे। आंसर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 अगस्त को मनाया गया हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस पूरे देश में 1 अगस्त को ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून के अधिनियम को जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। पहला मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 2020 में मनाया गया था। भारत सरकार ने ट्रिपल तलाक के सामाजिक कदाचार को आपराधिक बनाने के लिए 1 अगस्त 2019 को ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन बने हैं? राइट आंसर यहां पर है ऑप्शन सी, दीपक दास। दीपक दास हाल ही में भारत के नए लेखा महानियंत्रक बने हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, दीपक दास जो कि 1 अगस्त 2021 को लेखा महानियंत्रक के रूप में उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। दीपक दास यह पद संभालने वाले 25वें अधिकारी हैं। इससे पहले इस पद पर सोमा राय बर्मन थी जो कि 24वें स्थान पर थी और उनका स्थान ले लिया है अब दीपक दास के द्वारा। CGA जिसे कहते हैं कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। CGA सरकार का एक खाता रक्षक होता है और संविधान के अनुच्छेद 150 में अपना जनादेश इसमें प्राप्त करता है। यह मासिक खातों को समेकित करने के अलावा भारतीय रिजर्व बैंक के साथ केंद्र के नगद शेष को समेटता है, राजस्व वसूली और व्यय के साथ साथ केंद्र सरकार के वार्षिक खातों के रुझान भी तैयार करता है। CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अगस्त 2021 महीने के लिए UNSC की अध्यक्षता किस देश को मिली है? UNSC की अध्यक्षता, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत। भारत को अगस्त 2021 के लिए UNSC की अध्यक्षता मिली है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारत ने अगस्त 2021 के महीने के लिए UNSC जिसका पूरा नाम हो जाता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता संभालने के लिए फ्रांस से पदभार ग्रहण कर लिया है। UNSC के एक गैर स्थायी सदस्य के रूप में भारत 2021 से 22 के कार्यकाल के दौरान यह पहला अध्यक्ष पद रहेगा भारत का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की UNSC की बैठक में अध्यक्षता करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री भी बन गए हैं। UNSC का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, अमेरिका। और UNSC की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे मिला है? लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2021 के लिए किसे दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, साइरस पूनावाला। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, पुणे स्थित वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर साइरस पूनावाला के लिए 2021 के लिए उनको लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए उनको चुना गया है। कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण करके उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान उनके काम के लिए उनको नामित किया गया था इस अवार्ड के लिए। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार लोकमान्य तिलक ट्रस्ट के द्वारा 1983 से लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि 1 अगस्त को प्रतिवर्ष यह अवार्ड दिया जाता है। साइरस पूनावाला जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं और उन्होंने ही कोविशील्ड वैक्सीन को बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया गया है? वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, यह मनाया गया है 1 से लेकर 7 अगस्त के बीच में मनाया गया है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। और इस विश्व स्तनपान सप्ताह 2021 की थीम रखी गई है स्तनपान की रक्षा करें, एक साझा जिम्मेदारी, यानी कि प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग अ शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। इस सप्ताह का आयोजन 1991 से WABA, WHO और यूनिसेफ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के कितने बाघ अभ्यारण्यों को CATS की मान्यता मिली है? CATS की मान्यता मिली है, उन बाघ अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? आंसर ऑप्शन सी, 14 बाघ अभ्यारण्यों को हाल ही में भारत के CATS की मान्यता प्राप्त हुई है। अब CATS क्या होता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारत के 14 बाघ अभ्यारण्यों यानी टाइगर रिजर्व को 29 जुलाई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर वैश्विक संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानकों यानी कि ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड की मान्यता दी गई है। CATS का फुल फॉर्म है ये कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स। इसमें 14 बाघ अभ्यारण्यों को मान्यता दी गई है जो कि नाम आप यहाँ देख सकते हैं, मुदुमलाई और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका, पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व केरल, सुंदरबन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल, दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश,
वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार, पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र और सतपुड़ा, कान्हा और पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। इन टाइगर रिजर्व्स को हाल ही में CATS की मान्यता दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट, जुलाई 2021 में आयोजित राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब किसने जीता है? नेशनल वुमेन्स ऑनलाइन चेस। राइट आंसर है ऑप्शन ए, वंतिका अग्रवाल। स्क्रीन पर इनका फोटो देख सकते हैं, वंतिका अग्रवाल। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, वंतिका अग्रवाल ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है। उन्होंने 11 राउंड के 9.5 अंक उन्होंने हासिल किए थे। प्रतियोगिता में पश्चिम बंगाल की अर्पिता मुखर्जी दूसरे स्थान पर और तमिलनाडु की श्रीजा श्रादी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र का अध्यक्ष उनको बनाया गया है? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जिसे कहते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अब्दुल्ला शाहिद। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा के क्षेत्र में इस सत्र का उनको अध्यक्ष चुना गया है। अब्दुल्ला शाहिद संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र की अध्यक्षता करेंगे जो सितंबर 21 से शुरू होने वाला है। अब्दुल्ला शाहिद तुर्की के वोल्कान बोजकिर का स्थान लेंगे जो कि 75वें सत्र के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने महिला सुरक्षा हेतु पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट, उस राज्य का क्या नाम है? आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। केरल पुलिस ने सार्वजनिक एवं निजी और डिजिटल स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट का उद्देश्य सार्वजनिक स्थलों पर दहेज से संबंधित मुद्दों, साइबर धमकानों और अपमान को रोकने के लिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है केरल सरकार के द्वारा। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी में आरक्षण करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? रिजर्वेशन फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए। राइट आंसर क्वेश्चन का है ऑप्शन डी, कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 1% आरक्षण करने वाला वह देश का पहला राज्य बन गया है। कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज एस बोमई, जो कि हाल ही में बने हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री। राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक लैंडस्केप गार्डन जिसका नाम है सिटियो बुर्ले मार्क्स को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। यह किस देश में स्थित है यह लैंडस्केप गार्डन? राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, ब्राजील। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस लैंडस्केप गार्डन का फोटो। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, सिटियो बुर्ले मार्क्स साइट ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में एक लैंडस्केप गार्डन है जिसे हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में इसको जोड़ा गया है। साइट का नाम ब्राजील के लैंडस्केप आर्किटेक्ट बुर्ले मार्क्स के नाम पर रखा गया है। राष्ट्रपति हैं वर्तमान में ब्राजील के जेयर बोल्सोनारो, राजधानी है ब्रासिलिया और वहां की मुद्रा है ब्राजीलियन रियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने देवारण्य योजना शुरू की है? देव आरण्य योजना। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए देव आरण्य योजना। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने आयुष को बढ़ावा देने और इसे रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने देवारण्य योजना बनाई है। यह योजना राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए बनाई गई है। आदिवासी क्षेत्रों के लिए देवारण्य योजना के माध्यम से प्रदेश में आयुष दवाओं के उत्पादन के लिए एक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला विकसित की जाएगी। मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल हैं मंगूभाई छगनभाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और रूस के सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है जिसका आयोजन अगस्त 21 में होना है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंद्र 2021, जो कि भारत और रूस की सेनाओं का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारत और रूस संयुक्त सैन्य अभ्यास का 12वां संस्करण जिसे एक्सरसाइज इंद्र 2021 कहा जाता है का आयोजन 1 से लेकर 13 अगस्त 21 तक रूस के वोल्गोग्राड में आयोजित किया जाएगा। रूस के राष्ट्रपति वर्तमान में है व्लादिमीर पुतिन। इसके अलावा इंद्र 2021 जो कि भारत और रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास है,
वज्र 2021 भारत और अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। संप्रति 2021 बांग्लादेश और भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास, और खंजर 2021 जो कि भारत और किर्गिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहां पर हुआ है? संघाई सहयोग संगठन, जिसे इंग्लिश में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, हाल ही में इसका आयोजन कहां पर हुआ रक्षा मंत्रियों की बैठक का? राइट आंसर है ऑप्शन ए, तजाकिस्तान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए 27 से लेकर 29 जुलाई को 2021 को दुशानबे तजाकिस्तान की 3 दिवसीय यात्रा पर रहे थे। तजाकिस्तान की राजधानी है दुशानबे, और तजाकिस्तान राष्ट्रपति हैं वहाँ के इमोमाली रहमान। एससीओ सदस्य देश कौन कौन से हैं? चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका हाल ही में रिसेंटली कौन बने हैं? आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, बसवराज एस बोमई। ये इनका नाम आप देख सकते हैं और ये इनकी फोटो स्क्रीन पर है, बसवराई एस बोमई। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के सर्वसम्मति से लिंगायत विधायक बसवराज एस बोमई को कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री बना लिया है। इससे पहले बीएस येदियुरप्पा का स्थान लेंगे, जिन्होंने कि 26 जुलाई 2021 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वह 28 जुलाई 2021 को कर्नाटक के 23वें मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली है और वर्तमान में राज्यपाल हैं कर्नाटक के थावरचंद गहलोत। राजधानी है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? धोलावीरा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, हड़प्पा युग के महानगर गुजरात में धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज सूची में। अब गुजरात में 3 विश्व धरोहर स्थल हैं, पावागढ़ के पास चंपानेर, पाटन में रानी की बाव और ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद के बाद अब धोलावीरा अब दुनिया में भारत में दिया जाने वाला 40वां खजाना है, विश्व विरासत सूची है, 40वां स्थान मिला है धोलावीरा को। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के चल रहे 44वें सत्र में इससे पहले भारत को तेलंगाना के रुद्रेश्वर यानी कि रामप्पा मंदिर को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। वो भारत का 39वां स्थल था और 40वां स्थल बना है धोलावीरा। इस पूरी लिस्ट को आप यहाँ पर इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद यहाँ क्लिक करके आप लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया को भी डाउनलोड अपने फोन में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में ग्रेटर सोहरा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किया गया है? ग्रेटर सोहरा जल आपूर्ति योजना, उस राज्य का नाम है ऑप्शन राइट बी हो जाएगा, मेघालय। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा के साथ मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स में सोहरा में बहुप्रतीक्षित ग्रेटर सोहरा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किया। उन्होंने ग्रेटर सोहरा जल आपूर्ति योजना की परिकल्पना मेघालय सरकार द्वारा की गई थी और इसके लिए पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना के तहत 2019 में डोनर यानी कि मंत्रालय के द्वारा इसको मंजूर किया गया था। ठीक है, तो मेघालय में शुरू की गई है ग्रेटर सोहरा जल आपूर्ति योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2019 के लिए जो अवार्ड हाल ही में जारी किया गया है वह किसे दिया गया है? डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन बी, प्रमोद भगत। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, वर्ल्ड नंबर 1 पैरा शटलर प्रमोद भगत को 2019 के लिए इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर में डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड उनको दिया गया है। इस साल दुबई में पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में 2 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक जीतने वाले प्रमोद भगत को 24 अगस्त से टोक्यो में शुरू होने वाले पैरा ओलंपिक में एकल और मिश्रित युगल स्पर्धाओं में भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में हाल ही में शामिल हुआ है? इंटरनेशनल सोलर अलियंस। राइट आंसर यहां पर है ऑप्शन सी, स्वीडन। स्वीडन ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए एक रूपरेखा समझौते की पुष्टि की है और अब वैश्विक मंच पर इसका सदस्य बन गया है, जो भारत की ही एक पहल है जिसका उद्देश्य अक्षय ऊर्जा और सतत विकास को बढ़ावा देना है। ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलियंस का मुख्यालय भारत के गुरुग्राम हरियाणा में है।
इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को की गई थी और वर्तमान में इसके चीफ या महानिदेशक हैं अजय माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन के लेखक कौन है? राइट आंसर यहां पर है ऑप्शन डी, अशोक लवासा। अशोक लवासा की पुस्तक है एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट्स ऑफ एन इंडियन जनरेशन। पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने एक अपनी पुस्तक एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन नामक पुस्तक को प्रकाशित हाल ही में किया है। इस पुस्तक में अशोक लवासा अपने पिता उदय सिंह और अपने स्वयं के अनुभव के बारे में उन्होंने बताया है। हाल ही में अशोक लवासा ने एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष बनने के लिए 2020 में चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया था। वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है भारत के? सुशील चंद्रा। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में रुद्रेश्वर मंदिर को भारत की 39वीं यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। किस राज्य में स्थित है यह रुद्रेश्वर मंदिर? राइट आंसर है ऑप्शन ए, तेलंगाना राज्य में स्थित है रुद्रेश्वर या रामप्पा मंदिर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, तेलंगाना में वारंगल के पास मुलुगु जिले में पालमपेट में काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे कि रामप्पा मंदिर भी कहा जाता है, जिसे हाल ही में और उनके वास्तुकार रामप्पा के नाम पर इस मंदिर का नाम भी कहा जाता है। यह यूनेस्को की भारत में 39वीं विश्व विरासत धरोहर स्थल है। 40वां स्थल बन गया है धोलावीरा, जो कि गुजरात में स्थित है। यह 39वां था। रुद्रेश्वर मंदिर का निर्माण 1213 ईस्वी में काकतीय साम्राज्य के शासनकाल में किया गया था। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। यूनेस्को के प्रमुख हैं वर्तमान में आंद्रे अजौले और यूनेस्को की स्थापना की गई थी 1945 में 16 नवंबर को। तो ये भारत की 39वीं विश्व विरासत धरोहर स्थल सूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कारगिल दिवस कब मनाया गया है? कारगिल दिवस 26 जुलाई को मनाया गया है हाल ही में कारगिल दिवस। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष 26 जुलाई को 1999 से कारगिल संघर्ष में पाकिस्तान पर भारत की जीत को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इस साल देश कारगिल युद्ध में जीत के 22 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। वर्ष 1999 में नियंत्रण रेखा के पास कारगिल की चोटियों के पास एक उच्च ऊंचाई वाला पर्वत पर युद्ध छिड़ गया था, जो वास्तविक सीमा है भारत और जो कश्मीर को दोनों देशों से बीच विभाजित करती है। भारत की इसमें जीत हुई थी और उसी जीत की खुशी में भारत 22 साल से कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है 26 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जिसे कहते हैं ने हाल ही में महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 का अवार्ड किसे दिया है? वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर। स्क्रीन पर आप इनका फोटो देख सकते हैं, अपना आंसर गैस कर सकते हैं। आंसर इसका राइट है ऑप्शन बी, नगम्बाम बाला देवी को चुना गया है महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर। भारतीय महिला राष्ट्रीय टीम के फॉरवर्ड खिलाड़ी हैं नगमगोम बाला देवी। उनको हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी AIFF के द्वारा महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड उनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित भारतीय सेना का स्कीइंग अभियान आर्मैक्स 2021 किन क्षेत्रों को कवर करता है? आर्मैक्स 2021 आंसर इसका राइट है लद्दाख और उत्तराखंड दोनों ही क्षेत्रों को कवर करता है भारतीय सेना का स्कीइंग अभियान आर्मैक्स 2021। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 10 मार्च से 6 जुलाई के बीच इस हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में आयोजित भारतीय सेना के स्कीइंग अभियान को हरी झंडी दिखाई थी। आर्मैक्स 2021 नामक इस अभियान को 10 मार्च को लद्दाख के काराकोरम दर्रे से हरी झंडी दिखाई गई थी और इसका समापन 119 दिनों में 1660 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 6 जुलाई को उत्तराखंड के मालरी में हुआ था। तो लद्दाख और उत्तराखंड दोनों ही क्षेत्र इसमें कवर होते हैं इस आर्मैक्स 2021 अभियान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किन 2 शहरों को यूनेस्को ने ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना में शामिल किया है? यूनेस्को हिस्ट्रिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। उनका क्या नाम है उन दोनों क्षेत्रों का? राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, जिसमें ग्वालियर और ओरछा दोनों को ही शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश राज्य में ओरछा और ग्वालियर शहरों को यूनेस्को द्वारा अपनी ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना के तहत चुना गया है। यह परियोजना वर्ष 2011 में शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ओरछा और ग्वालियर शहरों के लिए यूनेस्को की ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना शुरू की गई थी। भारतीय शहर वाराणसी और अजमेर सहित दक्षिण एशिया के 6 शहर पहले से ही इस परियोजना में शामिल हैं।
भारत के पहले वाराणसी और अजमेर 2 शहर में शामिल थे और ग्वालियर और ओरछा को भी अब दक्षिण एशिया के अब 7वें और 8वें शहरों के रूप में शामिल कर लिया गया है। भारत के कुल 4 हुए हैं। अगर पूरी दक्षिण एशिया की बात करते हैं तो यहाँ पर 8 शहर इसमें शामिल हो चुके हैं इस परियोजना के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट, जुलाई 2021 में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? नगम गोम बाला देवी जो कि महिला फुटबॉलर चुनी गई थी। पुरुष फुटबॉलर कौन चुने गए हैं? ये स्क्रीन पे इनका फोटो देख सकते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, संदेश झिंगन। भारत के सीनियर डिफेंडर संदेश झिंगन को AIFF यानी कि अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 का उनको अवार्ड दिया गया है। ये पहली बार है कि डिफेंडर को प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड पुरस्कार दिया गया है और इससे पहले 2014 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी जीत चुके हैं संदेश झिंगन। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के? प्रफुल्ल पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कछार जिले को राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार ये किस राज्य में है? कछार जिला। आंसर है ऑप्शन बी, असम। कछार उपायुक्त कीर्ति जल्ली को कुछ दिन पहले ही पुष्टि निर्भर यानी कि पोषण पर निर्भर के लिए राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार उनको दिया गया है। यह गांव कछार जिले के कटिगोरा सर्किल में भारत बांग्लादेश सीमा के पास स्थित है। कछार जिला असम राज्य में स्थित है और वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं असम के हेमंत बिस्वा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2032 में होने वाले ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल की मेजबानी किसे दी गई है? 2032 में होने वाले ओलंपिक की राइट आंसर है ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया शहर को 2032 के ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी दी गई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 2032 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों के लिए ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर को मेजबानी दी गई है। ब्रिस्बेन 1956 में, मेलबर्न और 2000 में सिडनी के बाद ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला तीसरा ऑस्ट्रेलियाई शहर अब बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द इंडिया स्टोरी के लेखक कौन है? द इंडिया स्टोरी राइट आंसर ऑप्शन सी, विमल जालान। आरबीआई के पूर्व गवर्नर विमल जालान ने द इंडिया स्टोरी शीर्षक से एक नई पुस्तक लिखी है। अपनी पुस्तक भारत के आर्थिक इतिहास पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य भारत की राजनीतिक व अर्थव्यवस्था के भविष्य के उदाहरण प्रदान करना है। उन्होंने इससे पहले इंडिया देन एंड नाउ और इंडिया अहेड की पुस्तक भी लिखी हैं। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? आप कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं भारत के वर्तमान में रिजर्व बैंक के अध्यक्ष कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए 18 जुलाई। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 18 जुलाई को। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रतिवर्ष 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र के लिए संघर्ष और दुनिया भर में शांति की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नेल्सन मंडेला के योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। न्यूयॉर्क में 18 जुलाई 2009 को पहला मंडेला दिवस मनाया गया था, 18 जुलाई 2009 को। इसके बाद 10 नवंबर 2009 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित कर दिया था 2009 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन देशों ने वर्चुअली TTX 2021 का आयोजन किया है? वर्चुअली त्रिपक्षीय अभ्यास TTX 2021 राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों यानी कि भारत, श्रीलंका और मालदीव तीनों ही देशों का यह वर्चुअली त्रिपक्षीय अभ्यास था TTX यानी कि ट्रिलेटरल टेबल टॉप एक्सरसाइज। भारत, श्रीलंका और मालदीव तीनों ही देशों ने शीर्ष रक्षा अधिकारियों ने एक वर्चुअली त्रिपक्षीय टेबल टॉप अभ्यास TTX 2021 का आयोजन किया। यह अभ्यास समुद्री अपराधों जैसे कि नशीले पदार्थों पर अंकुश लगाने, क्षेत्र में समुद्री खोज और बचाव में सहायता पर केंद्रित था, जिसे मैरीटाइम वॉरफेयर सेंटर मुंबई द्वारा समन्वित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में भारत में पहली पॉड टैक्सी सेवा के लिए मंजूरी किस राज्य ने प्रदान की है? पॉड टैक्सी सेवा आंसर राइट इसका होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के द्वारा भारत में पहली पॉड टैक्सी सेवा के लिए मंजूरी प्रदान की गई है।
इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया है? हिरोशिमा दिवस, राइट आंसर यहां पर ऑप्शन डी, 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा डे। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, हर साल 6 अगस्त को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की सालगिरह का प्रतीक माना जाता है। यह भयावह घटना 6 अगस्त 1945 को हुई थी, जब संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नामक एक परमाणु बम गिराया था। इस दिन को परमाणु ऊर्जा और परमाणु हथियारों के खतरे के बारे में शांति को बढ़ावा देने और जागरूकता फैलाने के लिए याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा के लेखक कौन हैं? राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन बी, मनन भट्ट। बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा के लेखक हैं मनन भट्ट। गरुड़ प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक है बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा, जिसके लेखक हैं मनन भट्ट। 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पार की और पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी लॉन्च पैड को नष्ट कर दिया था। 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक आतंकी हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 40 जवानों के मारे जाने के बाद कुछ दिनों बाद ही यह हमला किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक, राइट आंसर है ऑप्शन यहां पर ए, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की राष्ट्रीय रैंकिंग में पहले स्थान, तीसरे स्थान पर है हिमाचल प्रदेश और पहले स्थान पर है मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जिसे कहते हैं, राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन डी, पटना में स्थापित किया जाएगा राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, जो कि भारत का पहला अनुसंधान केंद्र होगा। भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना विश्वविद्यालय के परिसर में गंगा तट पर बनाया जाएगा। गंगा की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जानवर है, लेकिन अक्सर अवैध शिकार का शिकार हो जाती है। गंगा में डॉल्फिन की उपस्थिति एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत देती है, क्योंकि डॉल्फिन कम से कम 5 से 8 फीट गहरे पानी में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश में भीम यूपीआई सेवाएं शुरू की हैं? भीम यूपीआई सेवा, उस देश का क्या नाम है? राइट आंसर ऑप्शन बी, भूटान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भूटान में भीम यूपीआई क्यूआर आधारित भुगतान शुरू किया है। दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग को मजबूत करेगा। भूटान में लॉन्च के साथ दोनों देशों के भुगतान में बुनियादी ढांचे मूल रूप से जुड़े हुए हैं और इससे भूटान की यात्रा करने वाले जो भारत के पर्यटक होते हैं, व्यापारी होते हैं, उनको काफ़ी लाभ मिलना है। भारत की पड़ोसी पहले नीति के तहत भूटान में सेवाएं शुरू की गई हैं। भूटान की राजधानी है थिम्फू, प्रधानमंत्री हैं लोटे शेरिंग और मुद्रा वहाँ की है भूटानी न्यूगुलट्रम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में जिम्नास्टिक को जज करने वाले पहले भारतीय जज कौन बने हैं? जिम्नास्टिक को जज करेंगे, उनका क्या नाम है? राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर डी है, दीपक काबरा। ये स्क्रीन पे इनका फोटो देख सकते हैं, दीपक काबरा। दीपक काबरा ओलंपिक खेलों की जिम्नास्टिक प्रतियोगिता को जज करने के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच टोक्यो ओलंपिक में वह जिम्नास्ट की भूमिका पर, जज की भूमिका पर नजर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 के लिए विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश को मिली है? वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप, राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन ए, भारत। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने 2026 के लिए भारत को BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप आवंटित की है। BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा। यह दूसरी बार होगा जब भारत प्रीमियर टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। भारत ने 2009 में हैदराबाद में BWF विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी आयोजित पहले कर चुके हैं एक बार। ठीक है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष हैं पॉल एरिक होयर लार्सन। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी है, शेर बहादुर देउगा। ये स्क्रीन पे इनका फोटो देख सकते हैं।
नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउगा को देश के प्रधानमंत्री हाल ही में बने हैं, जिन्होंने मौजूदा केपी शर्मा ओली को स्थान लिया है प्रधानमंत्री के पद पर। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, नेपाली मुद्रा है नेपाली रुपया और वर्तमान में राष्ट्रपति हैं नेपाल की विद्या देवी भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द स्ट्रगल विद इन अ मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी के लेखक कौन है? द स्ट्रगल विद इन अ मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन बी है अशोक चक्रवर्ती। अशोक चक्रवर्ती द्वारा लिखित ये पुस्तक है द स्ट्रगल विद इन अ मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी नामक पुस्तक। वह एक अर्थशास्त्री हैं जो पिछले 40 वर्षों से मुख्य रूप से अफ्रीकी क्षेत्र के देशों को नीतिगत सलाह दे रहे हैं। वर्तमान में हरारे में स्थित जिम्बाब्वे सरकार के वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार भी हैं। पुस्तक हार्पर कॉलिंस इंडिया के द्वारा प्रकाशित की गई है। यह पुस्तक स्वतंत्र भारत के सबसे जो काले घंटे के थे, ब्लैक हॉर्स थे, उनमें से एक के बारे में बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस फुटबॉलर ने यूरो 2020 गोल्डन बूट अवार्ड जीता है? यूरो 2020 गोल्डन बूट अवार्ड। राइट आंसर ऑप्शन बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये स्क्रीन पिन का फोटो आप देख सकते हैं। पुर्तगाल के कप्तान और आधुनिक समय के महान खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने टूर्नामेंट के शीर्ष स्कोरर के रूप में समाप्त होने पर यूरो 2020 गोल्डन बूट अवार्ड उन्होंने जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन हरियाणा पंचकुला में होना है। इसका आयोजन कब होगा? आंसर सही इसका है ऑप्शन ए, फरवरी 2022 में आयोजन होना है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का। हरियाणा की राज्य सरकार ने फरवरी 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के आयोजन करेगी। पहले यह स्पोर्ट्स 21 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 तक आयोजित होने थे, लेकिन कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर के चलते इसे अब फरवरी 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इन खेलों का आयोजन अंडर 18 वर्ग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मलाला दिवस कब मनाया गया है? मलाला डे कब मनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 12 जुलाई को मनाया गया हाल ही में मलाला दिवस। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, वर्ल्ड मलाला डे। संयुक्त राष्ट्र ने युवा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के योगदान को सम्मानित करने के लिए 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस के रूप में घोषित किया है। लड़कियों की शिक्षा के लिए सार्वजनिक रूप से आवाज उठाने पर मलाला पर तालिबानी बंदूकधारियों द्वारा 9 अक्टूबर 2012 को उन पर गोली चलाई गई थी। उन्होंने एक गैर लाभकारी संस्था भी बना रखी है मलाला फंड नाम से, जो युवा लड़कियों को स्कूल जाने में मदद करने और अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर एक उनकी बुक भी है आई एम मलाला नामक पुस्तक की सह लेखिका भी हैं। तो 12 जुलाई को मनाया जाता है विश्व मलाला दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित विंबलडन चैंपियनशिप 2021 में पुरुष वर्ग के विजेता कौन बने हैं? विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप 2021। राइट आंसर है ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच, जो कि विंबलडन चैंपियनशिप 2021 के पुरुष वर्ग के विजेता बने हैं। नोवाक जोकोविच ने विंबलडन 2021 के फाइनल मुकाबले में इटली के खिलाड़ी मेटेओ बेरेटेनी को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। यह छठा मौका है जब जोकोविच ने विंबलडन मेंस सिंगल का खिताब जीता है। इसके अलावा जोकोविच ने टेनिस कैरियर का 20वां ग्रैंड स्लैम खिताब भी उनका जीता है उन्होंने। अब जोकोविच भी रोजर फेडरर और राफेल नडाल की तरह 20-20 ग्रैंड स्लैम अवार्ड अपने नाम कर चुके हैं। महिला वर्ग में विजेता कौन रहा है विंबलडन टेनिस में? एस्ले बार्टी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं। इसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ध्यान रखना है कि नोवाक जोकोविच ने इस वर्ष के सभी महत्वपूर्ण टेनिस टूर्नामेंट, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, सभी के पुरुष वर्ग का खिताब अपने नाम किया है नोवाक जोकोविच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द प्रेगनेंसी बाइबल की लेखिका कौन है? द प्रेगनेंसी बाइबल, आंसर इसका है ऑप्शन सी, करीना कपूर। करीना कपूर खान ने अपनी नई किताब करीना कपूर खान की है प्रेगनेंसी बाइबल की घोषणा की है और उन्होंने इसे अपना तीसरा बच्चा भी कहा है। उन्होंने किताब लिखते हुए अपने अनुभव साझा किए हैं। उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी बाइबल लिखने दोनों के ही सफर का इसमें जिक्र किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2021 में कौन सा राज्य भारतीय रेलवे के मानचित्र में शामिल हुआ है? इंडियन रेलवे के मैप में शामिल होने वाला उस राज्य का क्या नाम है? राइट आंसर ऑप्शन सी, मणिपुर। आजादी के 74 साल बाद मणिपुर को एक ट्रेन मिली है।
असम के सिलचर रेलवे स्टेशन से एक यात्री ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस परीक्षण के लिए मणिपुर के वेंगाई चुनपाओ रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई है, जिसने राज्य को भारतीय रेलवे के मानचित्र में शामिल किया है। ट्रेन ने दो पूर्वोत्तर स्टेशनों के बीच 11 किलोमीटर की दूरी तय की थी। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? एन बीरेन सिंह। और राज्यपाल है मणिपुर के नजमा हेपतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया के लेखक कौन है? द लाइट ऑफ एशिया, ऑप्शन बी जयराम रमेश। जयराम रमेश के द्वारा लिखित पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया, नई पुस्तक जो कि बुद्ध पर एक महाकाव्य जैव कविता की जीवनी है। जयराम रमेश जो कि लेखक हैं, संसद सदस्य हैं और पूर्व केंद्र मंत्री और कांग्रेस नेता हैं जयराम रमेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहां पर बनाया जाएगा? इंडियन मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर जिसे कहेंगे। राइट आंसर है ऑप्शन ए, गांधीनगर में स्थापित किया जाएगा भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र। गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी ने गुजरात इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्बिटेशन सेंटर की स्थापना के लिए गिफ्ट सिटी में के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जो कि गुजरात के गांधीनगर में स्थापित किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना ने किस अभिनेत्री के नाम पर एक फायरिंग रेंज का नाम रखा है? उस अभिनेत्री का क्या नाम है? राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, विद्या बालन। स्क्रीन पर इनका फोटो देख सकते हैं, विद्या बालन। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड की अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर रखा है। विद्या बालन फायरिंग रेंज जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग में स्थापित है। यह फैसला भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को देखते हुए लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 21 में जान है तो जहान है अभियान किस मंत्रालय की पहल थी जो शुरू किया गया था? आंसर इसका राइट है, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। जान है तो जहान है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने देश के ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में कोरोना टीकाकरण के बारे में जागरूकता लाने के लिए तत्कालीन अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने उत्तर प्रदेश के रामपुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चमरुआ से यह अभियान की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 में एफडीआई प्राप्ति के मामले में शीर्ष पर कौन सा देश है? एफडीआई, राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका इसमें पहले स्थान पर है। नेक्स्ट, इसमें देख सकते हैं एफडीआई प्रवाह का 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता भारत बना है 5वें स्थान पर, जबकि पहले स्थान पर कौन है? अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जिसे इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु में स्थित है कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तमिलनाडु के कुडनकुलम में 5वीं और 6ठी परमाणु ऊर्जा इकाई निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इस परमाणु संयंत्र का यह कदम भारत और रूस दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसानों को खेती और मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने हेतु किस ऐप को लॉन्च किया है? राइट आंसर यहां पर है ऑप्शन बी, आत्मनिर्भर कृषि ऐप को लॉन्च किया गया है। केंद्र सरकार ने किसानों को खेती संबंधी जानकारी और मौसम की पहले से सूचना उपलब्ध करवाने के लिए आत्मनिर्भर कृषि ऐप लॉन्च किया है, जो कि टेक महिंद्रा के द्वारा इस ऐप को तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा ताल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ताल वोल्केनो जिसे कहेंगे, ये किस देश में स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, फिलीपींस। फिलीपींस के भूकंप विज्ञान एजेंसी ने मनीला के दक्षिण में ताल ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आसपास के इलाके को खाली करवाया। हाल ही में यह ज्वालामुखी फिलीपींस के मनीला से 50 किलोमीटर दूर स्थित है, लुजोन द्वीप पर। यह फिलीपींस की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है, ताल ज्वालामुखी, जिसे ताल वोल्केनो कहेंगे इंग्लिश में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में माना पटेल ने किस खेल में टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई किया है? माना पटेल, राइट आंसर ऑप्शन डी है, तैराकी यानी कि स्विमिंग। माना पटेल टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तैराक बन गई हैं। माना पटेल ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक में भाग लिया था। इसके अलावा
तलवारबाजी में यानी कि फेंसिंग में भवानी देवी ने भारत के लिए पहली बार क्वालिफाई किया इस खेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक में 400 मीटर बाधा दौड़ में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? 400 मीटर बाधा दौड़ यानी कि 400 मीटर्स हर्डल रेस जिसे कहते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर डी, MP जबीर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इनके बारे में। भारतीय नौसेना के अनुभवी खिलाड़ी हैं MP जबीर, जिन्होंने कि 400 मीटर बाधा दौड़ में हर्डल रेस में टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई किया है। ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय एथलीट हैं। MP जबीर केरल के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही निपुण भारत पहल का संबंध किससे है? निपुण भारत पहल, राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पे सी, शिक्षा यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड है निपुण भारत पहल। 5 जुलाई को भारत के पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा निपुण भारत पहल को लॉन्च किया गया था। निपुण जिसका पूरा फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। यह पहल नई शिक्षा नीति के अनुरूप है और यह पहल स्कूली शिक्षा कार्यक्रम समग्र शिक्षा का एक हिस्सा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट बोल्ड। प्रोजेक्ट बोल्ड किससे संबंधित है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांस, यानी कि इंग्लिश में बैम्बू कहते हैं। प्रोजेक्ट बोल्ड का संबंध है बांस से। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, 4 जुलाई को प्रोजेक्ट बोल्ड को खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KVIC के द्वारा उदयपुर में निचला मांडवा गांव से सूखे भू क्षेत्र पर बांस मरुद्यान नामक एक परियोजना शुरू की है। इस परियोजना में विशेष रूप से असम से लाए गए बांस, जिनकी विशेष प्रजातियां हैं 2, बम्बूसा टुल्डा और बम्बूसा पॉलीमोर्फा के 5000 पौधों को लगाया गया था प्रोजेक्ट बोल्ड के अंतर्गत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नए मंत्रालय को बनाने की घोषणा की है? उस मंत्रालय का क्या नाम है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, सहकारिता मंत्रालय। 6 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने कैबिनेट फेरबदल से पहले एक नया सहकारिता मंत्रालय बनाने की घोषणा की है। यह मंत्रालय भारत में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा। इस नए मंत्रिमंडल में गृह मंत्री अमित शाह को ही सहकारिता मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार उनको दिया गया है, अमित शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में व्हाइट फ्लैग कैंपेन शुरू किया गया था? हाल ही में व्हाइट फ्लैग कैंपेन, उस देश का क्या नाम है? ऑप्शन सी, मलेशिया। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इस व्हाइट फ्लैग कैंपेन के बारे में। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मलेशिया सरकार ने देश में एक सख्त लॉकडाउन लगा दिया था। रोजगार बंद होने के कारण लोगों ने घरों में खाने पीने का सामान खत्म होने लगा। इस कारण लोगों ने घर से ही बाहर एक सफेद झंडा वहां पर फहराया, जिससे मदद की मांग की जा सके। इसलिए इस अभियान को व्हाइट फ्लैग कैंपेन कहा गया था। मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं मुहिद्दीन यासीन और राजधानी है मलेशिया की कुआलालंपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केरल में जीका वायरस के मामले सामने आए हैं, इसकी पुष्टि की गई। यह किसके द्वारा फैलता है जीका वायरस? आंसर इसका है ऑप्शन सी, मच्छर के द्वारा फैलता है जीका वायरस। आप स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं। यहाँ पर केरल में कोरोना महामारी के प्रकोप के बीच में ही एक जीका वायरस ने दस्तक दी है। यह पहला मौका है जब केरल में जीका वायरस के मामले सामने आए हैं। जीका वायरस जो कि फ्लेविरिडे वायरस परिवार का एक सदस्य है, यह वायरस गर्भवती महिलाओं के भ्रूण के विकास को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है, जीका वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने नई जनसंख्या नीति 2021 से 30 लाने की घोषणा की है? उस राज्य का क्या नाम है? न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी। ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने नई जनसंख्या नीति 2021 से 30 लाने की घोषणा की है। इस नीति के द्वारा नवजात और मातृ मृत्यु दर को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाएगा। पॉपुलेशन कंट्रोल, उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए किस राज्य ने मातृ कवचम अभियान शुरू किया है? मातृ कवचम अभियान केरल राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुबई देश के द्वारा हाल ही में किसे गोल्डन वीजा जारी किया गया है? गोल्डन वीजा, उनका क्या नाम है? ऑप्शन ए, भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को गोल्डन वीजा हाल ही में जारी किया गया है दुबई के द्वारा। भारतीय महिला टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को दुबई के द्वारा गोल्डन वीजा दिया गया है। यह वीजा मिलने के बाद वे अपने पति शोएब मलिक के साथ 10 वर्ष तक यूएई में दुबई में रह सकती हैं। ठीक है, और शाहरुख खान संजय दत्त के बाद तीसरी भारतीय बने हैं जिनको गोल्डन वीजा दिया गया है दुबई के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कांस फिल्म महोत्सव 2021 में किसने पाल्मे डी ओर पुरस्कार जीता है? पाल्मे डी ओर कांस फिल्म फेस्टिवल के दौरान दिया जाता है ये अवार्ड। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए है, जूलिया डुकोर्नो इनका नाम है। स्क्रीन पे इनका फोटो देख सकते हैं, जो कि कांस फिल्म महोत्सव में पाम डी ओर पुरस्कार इन्होंने जीता है, और यह पुरस्कार वो जीतने वाली दूसरी महिला बन गई हैं। इससे पहले 1993 में जैन कैंपियन ने यह अवार्ड जीता था, पाम डी ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ओलंपिक का आदर्श वाक्य बदलकर क्या रखा गया है? उस आदर्श वाक्य क्या रखा गया है? तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर नामक ओलंपिक का यह आदर्श वाक्य बन गया है अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित टोक्यो ओलंपिक कितने नंबर का ओलंपिक था? यह जो हाल ही में समाप्त हुआ है 8 अगस्त को। राइट आंसर ऑप्शन सी है, 32वां ओलंपिक था यह। 23 जुलाई से 8 अगस्त 2020 के बीच आयोजित टोक्यो ओलंपिक के 32वें ओलंपिक का यह खेल था। इस बार इस खेल में 206 देशों के 33 खिलाड़ियों ने 339 स्पर्धाओं में हिस्सा लिया था। पहले स्थान पर अमेरिका रहा है 39 स्वर्ण पदकों के साथ, दूसरे स्थान पर चीन रहा है 38 स्वर्ण पदकों के साथ, तीसरे स्थान पर जापान है 27 स्वर्ण पदकों के साथ, और भारत का स्थान रहा है इस ओलंपिक में 48वां स्थान भारत का रहा है। ठीक है, 48वां, और भारत ने कुल 1 स्वर्ण पदक के साथ 7 पदक भारत ने हासिल किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने मिशन निर्यातक बनो शुरू किया है? मिशन निर्यातक, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है मिशन निर्यातक बनो। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, 29 जुलाई 2021 को राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग और राजस्थान औद्योगिक विकास और निवेश निगम, जिसे रिको कहते हैं, राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मिशन निर्यातक बनो शुरू किया है। इस मिशन का उद्देश्य उन स्थानीय व्यापारियों को पंजीकृत करना है जो व्यापार को विदेशों में विस्तारित करना चाहते हैं। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक में पदक तालिका में पहले 3 स्थान पर कौन से देश का समूह सही है? राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी, अमेरिका, चीन, जापान। अमेरिका पहले स्थान पर है, चीन दूसरे स्थान पर, और जापान तीसरे स्थान पर है। आइए हम देखते हैं इस पूरी मेडल टैली को, पदक तालिका को। यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका पहले स्थान पर है 39 स्वर्ण पदकों के साथ, चाइना नंबर 2 पर है 38 पदकों के साथ, जापान तीसरे स्थान पर 27, ग्रेट ब्रिटेन चौथे स्थान पर 22 स्वर्ण पदकों के साथ, और भारत का स्थान है 48वां, जो कि 1 स्वर्ण पदक भारत को मिला है कुल 7 पदकों के साथ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सितंबर 2021 के इस संस्करण के टॉप इंपोर्टेंट एमसीक्यूज का वीडियो आपको कैसा लगा? जरूर, अगर अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चैनल पर नए हो तो। पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जहाँ सारे पीडीएफ्स आपको एक ही जगह पर अवेलेबल मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ पर पीडीएफ स्टोर है, यहाँ से भी आप कभी भी जाके पीडीएफ को परचेज ऑनलाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। धन्यवाद।